नमस्कार दोस्तों। परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। निधि, तुम भी कहाँ जरा सी बात को लेकर बैठ गई। कम से कम तुम तो समझो। अगर मैं ऐसा ना कहता तो लोग मुझे जोरू का गुलाम समझने लगेंगे। आखिर मुझे भी तो अपने परिवार के सामने अपना सम्मान बनाए रखना है। अरविंद निधि को अपनी बात समझाते हुए बोला, ये कैसा सम्मान है अरविंद जो मेरा अपमान करने पर मिलता है। मेरे सम्मान की जिम्मेदारी किसकी है फिर? कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। अपने सम्मान के तुम मेरा अपमान कर रहे हो। निधि अरविंद की बात का जवाब देते हुए बोली, यार तुम औरतों की यही तो समस्या है। छोटी सी बात को रबड़ की तरह खींचकर लंबा कर देती हो। ऐसा क्या कह दिया मैंने? सिर्फ इतना ही तो कहा था कि मेरी इजाज़त घर के बाहर कदम नहीं रखोगी। पति होने के नाते क्या मैं तुमसे इतना सा नहीं कह सकता? अरविंद अपनी बात को सही ठहराते हुए बोला, अच्छा सिर्फ इतना ही कहा था? निधि ने प्रश्न भरी नजरों से अरविंद की तरफ देखा, पर निधि को जवाब देने की जगह वह दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। इस बार अरविंद निधि को जवाब देने के मूड में नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि वो गलत है। लेकिन निधि उसकी आंखों से तो नींद कोसों दूर थी। कितनी बुरी तरह लताड़ा था अर्जुन ने उसे, जैसे उसका कोई अस्तित्व ही ना हो। अपनी माँ बड़े भाई के सामने अपनी टेक दिखाने के लिए किस तरह से उससे बात कर रहा था। एक पल भी नहीं लगाया कहने में कि अगर बाहर कदम लगी रखा तो तुम्हारी टांगें तोड़कर रख दूंगा। भला कोई इस तरह अपनी पत्नी से बात करता है? अब समझ आ रहा था कि इस घर में उसकी जेठानी जानकी क्यों दबी दबी रहती है। बात सिर्फ इतनी सी थी कि शाम को जेठानी जानकी और निधि रसोई में काम कर रही थी। उस समय जानकी की 3 साल की बेटी राशि बाहर बरामदे में खेल रही थी। सासू माँ भी वहीं बैठकर अपनी आस पड़ोस की महिला मंडली के साथ पंचायत कर रही थी। अचानक खेलते खेलते राशि बरामदे में बनी हुई सीढ़ियों से नीचे गिर गई। हालांकि सीढ़ी 2 ही थी, लेकिन नीचे रखे गमले से उसका सिर टकरा गया और उसके सिर पर चोट लग गई। इस कारण राशि जोर जोर से रोने लगी। लेकिन सासू माँ ये भी नहीं हुआ कि जाकर उस बच्चे को उठा तो ले। तब तक जानकी दौड़कर बाहर आई तो देखा कि राशि के सिर से खून बहने लगा है। यह देखकर जानकी ने अपने पल्लू से उसके सिर को दबाया ताकि खून बहना बंद हो। तब तक निधि भी बाहर आ गई। लेकिन तभी सासू माँ बोली, अरे कुछ नहीं हुआ है, जो दोनों के दोनों काम छोड़कर बाहर आ गई हो। यह देखकर जानकी तो कुछ न बोली, पर उसकी आंखों में आते आंसू बहुत कुछ बोल गए। यह निधि से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तो शुरू से ही बागी स्वभाव की रही थी। वह बोली, अम्मा जी, राशि को इतनी चोट लगी है, देखिए खून भी बह रहा है, उसे अस्पताल लेकर चलिए। अरे कुछ ना हुआ है उसे, लड़की जात है, इस छोटी मोटी चोट से कुछ नहीं होता। लड़कियां तो पल जाती हैं, थोड़ा सा नारियल का तेल लगा दे, सब सही हो जाएगा, कहकर अम्मा जी अपनी महिला मंडली से फिर से बातें करने लगी। लेकिन निधि से बर्दाश्त नहीं हुआ कि अपनी ही पोती को रोता देकर उनका दिल नहीं पसीज रहा, जबकि उसका खून तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और ये तो सिर की चोट अलग है। वो आनंद फानंद में अंदर कमरे से गई, अपनी अलमारी से कुछ पैसे निकाले और बाहर आकर जानकी की गोद से राशि को ले लिया और पैदल की नुक्कड़ की तरफ चल दी। नुक्कड़ पर पहुंचकर वहां से ऑटो पर राशि को अस्पताल लेकर गई और उसकी मरहम पट्टी करवाई। लेकिन उधर सासू माँ गुस्से से भर चुकी थी। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उनकी सखियों के सामने उनकी बहू ने उनकी बात काट दी और अपनी मनमानी करते हुए घर के बाहर निकल गई। जब तक निधि राशि का इलाज करवाकर वापस आई, तब तक अरविंद और उसके बड़े भैया सरेन घर आ चुके थे और सासू माँ ने उन्हें हर बात नमक मिर्च मसाले के साथ परोसे दी। जैसे ही निधि राशि को लेकर घर में घुसी, वैसे ही अरविंद ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अम्मा की इजाजत के बगैर घर से बाहर जाने की? थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकती थी तो अकेले ही घर के बाहर चली गई। हम लोग आ ही तो रहे थे। घर पर उसकी बात सुनकर निधि एक पल के लिए तो हैरान रह गई, क्योंकि तब तक जानकी भाभी आकर राशि को उसकी गोद से ले गई। फिर अरविंद से बोली, राशि के सिर में चोट लगी थी, वह दर्द के मारे तड़प रही थी। ऐसे में क्या तुम लोगों का इंतजार करती रहती? मैं कितना खून बह चुका था उसका। अरे तो थोड़ी देर में कुछ ना होता उसे, जो मेरे मना करने के बावजूद घर के बाहर निकल गई। इतनी औरतों के सामने बेइज्जती कर दी मेरी। क्या सोच रही होगी वो, लोग मेरी बहू तो मेरी सुनती ही नहीं। सासू माँ बीच में ही बोली, आप लोगों के सामने अपनी इज्जत की पड़ी है। आप राशि की दादी हैं, मेरी जगह राशि को लेकर तो आपको भागना चाहिए था, लेकिन आप तो
बस करो तुम। बराबर अम्मा को जवाब दिए जा रही हो। खबरदार, मेरी इजाज़त के बाद बगैर घर के बाहर कदम रखा तो टांगे तोड़ के रख दूंगा तुम्हारी। औकात में रहना। अचानक अरविंद जोर से चिल्लाया। निधि हक्की बक्की सी उसे देखती रह गई। अरविंद का ये रूप तो शादी के 3 महीने में कभी भी उसने देखा ही नहीं था। मानती थी कि यह परिवार रूढ़िवादी था। सासू माँ को पोती पसंद नहीं थी, क्योंकि वो घर में पहला बच्चा पोता ही चाहती थी। इसलिए कभी राशि से उनका खास लगाव नहीं रहा। पर इस तरह की भाषा भी परिवार के लोग बोलते हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ अंदर, अरविंद दोबारा चिल्लाकर बोला। निधि को कुछ सूझा नहीं तो वो चुपचाप अंदर आ गई। सासू माँ ने उसे अपनी जीत समझी और तन पर सोफे पर जाकर बैठ गई। अब निधि ने इस बारे में अरविंद से कमरे में बात की तो अरविंद का जवाब सुनकर वो हैरान रही। मतलब उसका अपमान करके अरविंद को घर में बड़ा सम्मान मिल रहा था। खैर, सोचते सोचते काफ़ी देर बाद निधि को नींद लग गई और रात भर ढंग से सोई नहीं हो तो सुबह कहाँ से जल्दी उठती। सुबह उठने में उसे देर हो गई। बस इसी बात को सासू माँ ने पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर अरविंद हड़बड़ाकर उठा। निधि को पास में सोया देखकर उसे भी झकझोरकर उठा दिया। अरे जल्दी उठो, अभी तक सो रही हो। निधि हड़बड़ाकर उठी और फटाफट कमरे से बाहर निकली। उसे देखती सासू माँ बोली, देखा कैसे जानबूझकर आज महारानी उठी ही नहीं। घर में तो नौकर चाकर लगे हैं ना, जो आकर घर का काम कर जाएंगी। भला ये बहुओं से ससुराल में रहने के लक्षण है। निधि को गुस्सा तो आ रहा था, पर जवाब न देकर वह रसोई में जाने लगी। सिर दर्द तो वैसे भी हो रहा था। सोचा पहले चाय बनाकर पी ले। तभी अरविंद जी बाहर निकलकर आ गया। उसे देखकर सासू माँ ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, देख ले अरविंद, तेरी बीबी के लक्षण। यहाँ सास बोले जा रही है, पर ऐसा नहीं कि उसे जवाब तो दे दे। मुंह उठाकर सीधे रसोई की तरफ चल दी। अरे मुझसे बात नहीं करना चाहती तो साफ साफ कह दे। सासू माँ की बात सुनकर अरविंद गुस्से में निधि से बोला, अम्मा तुमसे कुछ बोले जा रही है, तुमने जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अम्मा को जवाब दे दोगी तो घिस नहीं जाओगी। कल जब मैंने जवाब दिया था तब भी आप बोल रहे थे कि जवाब पर जवाब दिए जा रही हो, और आज मैं चुप हूँ तो भी समस्या है। आखिर मैं करूँ तो क्या? निधि ने कहा। उसकी बात सुनकर अरविंद गुस्से में चिल्लाकर बोला, बस करो तुम, ज़्यादा जबान चला रही हो। अगर एक एक अब शब्द बोला तो तुम्हारा मुंह तोड़। चुप करो तुम। पत्नी हूँ तुम्हारी, कोई गुलाम नहीं हूँ जो इतनी बदतमीज से मुझसे बात कर रहे हो। निधि के इस जवाब से अरविंद हक्का बक्का रह गया। वही सासू माँ बोली, हे भगवान, अपने पति तक से जवान लड़ा रही हो। तेरी यही हैसियत है तेरी बीबी के सामने, जो सबके सामने तुझे जवाब दे रही है। सासू माँ अरविंद को सुनाते हुए बोली। तब अरविंद निधि से बोला, तुम पत्नी हो मेरे सम्मान की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम इस तरह से सबके सामने मेरा अपमान कैसे कर सकती हो? अच्छा, तुम सबके सामने मुझे बेइज्जत करते रहो, अपने सम्मान के लिए मेरा अपमान करते रहो, और मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं सबके सामने गूंगी गुड़िया बनकर तुम्हारी इज्जत बनाए रखूं। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, वरना जिस तरह की भाषा तुम बोलते हो वो भाषा भी बोलनी आती है। निधि के इस जवाब से सब लोग हैरान रह गए। हालांकि उसके बाद अरविंद की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कहने की, क्योंकि निधि बराबर जवाब दे रही थी। जिसके बाद निधि को तेज जवान वाली बहू, बदतमीज बहू, कई तरह के काम नामों से नवाजा गया। पर क्या फ़र्क पड़ता है, कभी कभी अपनी इज्जत के लिए बेशर्म तो होना ही पड़ता है।